हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से आज की हेडलाइंस देखते हैं। निकोबारी होदी के लिए जीआई टैग की मांग। अंडमान निकोबार की तरफ से पहले उत्पाद के लिए जीआई टैग की मांग। उत्पाद को मिलेगी विशेष पहचान। प्रथम को मिला इंदिरा गांधी पीस प्राइज। गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए करता है काम। कोविड में भी किया बेहतर प्रदर्शन। और भारत ने बढ़ाई सॉफ्ट लोन्स की ताकत। लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट में किया बदलाव। चीन की डेट ट्रैप पॉलिसी का करेगा मुकाबला। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक बार फिर बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आइए खबरें शुरू करें। अंडमान और निकोबार द्वीप की ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल ने निकोबारी होदी के जीआई टैग के लिए अप्लाई किया है। अंडमान निकोबार की तरफ से यह पहला उत्पाद है जिसके लिए जीआई टैग की मांग की गई है। होदी निकोबारी जनजाति का एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है। यह एक आउटरिगर कैनो टाइप की नाव है जिसे स्थानीय तौर पर मौजूद पेड़ों से बनाया जाता है। इसे बनाने का कौशल निकोबारी जनजाति ने अपने पूर्वजों से सीखा है। यह स्वदेशी ज्ञान से तैयार किया गया क्राफ्ट है। इसका प्रयोग लोगों और सामान को लाने ले जाने के लिए किया जाता है। वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग एक प्रकार का लेबल होता है। इसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। ऐसा प्रोडक्ट जिसकी विशेषता मुख्य रूप से प्रकृति और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है। जीआई टैग अप्लाई करने वालों को यह बताना होता है कि उन्हें टैग क्यों दिया जाए। साथ ही प्रोडक्ट की यूनिकनेस के बारे में, उसके ऐतिहासिक विरासत के बारे में प्रूफ भी देना होता है। भारत में वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 काम करता है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2015 में यूपीएससी द्वारा पूछे गए सवाल पर गौर करिए। प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसको या किनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है? बनारसी जरी और साड़ियां, राजस्थानी दाल बाटी और चूरमा, तिरुपति लड्डू। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। और इसका सही जवाब है विकल्प सी। साल 2021 के लिए इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट एनजीओ प्रथम को दिया गया है। गौरतलब है कि प्रथम एनजीओ शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। कोविड के दौरान भी इसने देश के बच्चों तक गुणवत्ता वाली शिक्षा पहुंचाने के लिए काम किया है। प्रथम की शुरुआत साल 1995 में मुंबई से हुई थी। इसे फरीदा लांबे और माधव चौहान ने मुंबई के स्लम एरियाज में स्कूलिंग के मकसद से शुरू किया था। वर्तमान में प्रथम देश भर के बच्चों के लिए काम करता है। प्रथम द्वारा जारी असर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट देश में शिक्षा की स्थिति बताने में अहम भूमिका निभाती है। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में साल 1986 में गठित किया गया था। इसमें 25 लाख रुपए की मौद्रिक राशि दी जाती है। आपको बता दें कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसे 42वें संविधान संशोधन के जरिए समवर्ती सूची में रखा गया था। समवर्ती सूची में होने का मतलब है कि इस पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार के तौर पर शामिल किया गया है। इधर भारत द्वारा पड़ोसी देशों को दिया गया सॉफ्ट लोन पिछले 8 सालों में $3 बिलियन से बढ़कर $15 बिलियन हो गया है। हाल ही में एक समारोह में ये बात G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने कही। उनके मुताबिक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक बार मार्क किया था कि दुनिया में दक्षिण एशिया सबसे कम एकीकृत क्षेत्र है। इस परसेप्शन को बदलने के लिए भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी की जगह एक्ट ईस्ट पॉलिसी लागू की। इसके तहत पड़ोसी देश बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल में अवसंरचना विकास और कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट शुरू किए गए। सॉफ्ट लोन्स में आई तेजी इसी तरह का एक प्रयास है। सॉफ्ट लोन से मतलब ऐसे लोन से होता है जिसमें कोई ब्याज नहीं लिया जाता या बाजार की तुलना में बेहद कम दरों पर ब्याज लिया जाता है। सॉफ्ट लोन दुनिया में भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में मददगार हैं। साथ ही चीन की अग्रेसिव डेट ट्रैप पॉलिसी को रिप्लेस करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इसके जरिए भारत चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी मुकाबला कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्तों के भीतर एक याचिका पर जवाब देने को कहा है। दरअसल पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राम सेतु को नेशनल हेरिटेज स्टेटस देने की याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इसी याचिका पर केंद्र से अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक राम सेतु को नेशनल हेरिटेज के साथ जियो हेरिटेज के तौर पर भी संरक्षित करने की जरूरत है। जियो हेरिटेज स्टेटस के जरिए किसी भूगर्भीय विशेषज्ञता वाले क्षेत्र को प्राकृतिक तौर पर संरक्षित किया जाता है। इसमें इस तथ्य को स्वीकार किया जाता है कि जियो डायवर्सिटी को मानवीय गतिविधियों से खतरा है और संरक्षण की जरूरत है। गौरतलब है कि एडम्स ब्रिज या फिर राम सेतु लाइमस्टोन शोल्स से बनी एक लंबी चेन है। यह ब्रिज भारत के रामेश्वरम को श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मौजूद मन्नार आइलैंड से जोड़ता है। राम सेतु को हिंदू शास्त्रों में काफी अहमियत दी गई है और माना जाता है कि भगवान राम और उनकी सेना ने रावण से युद्ध लड़ने के लिए इसी पुल का सहारा लिया था, जबकि इस्लाम में मान्यता है कि आदम ने श्रीलंका की एडम चोटी तक पहुंचने के लिए इस पुल का इस्तेमाल किया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि राम सेतु एक नेचुरल स्ट्रक्चर है जो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से बना है। आपको बता दें कि राम सेतु का जल स्तर काफी उथला है। यही वजह है कि मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट के बीच सीधा नेविगेशन नहीं हो पाता। लिहाजा भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बीच चलने वाले जहाजों को श्रीलंका का पूरा चक्कर लगाकर यात्रा करनी होती है। इससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए यूपीए 1 के समय SSCP यानी सेतु समुद्रम शिपिंग कनाल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इस प्रोजेक्ट से भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट के बीच नेविगेशन टाइम कम होने की संभावना है। हालांकि बाद में यह मामला कोर्ट में चला गया और प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का आइडिया पहली बार भारत सरकार नहीं बल्कि एक ब्रिटिशर एडी टेलर ने रखा था। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, साल 2021 के लिए इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट निम्न में से किसे दिया गया है? इसरो, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, प्रथम या फिर गूंज? दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जीआई टैग के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 काम करता है। बीते सालों में भारत ने अपने सॉफ्ट लोन्स में कमी की है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल मैंने पूछा था, खबरों में रही चाइना +1 डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी संबंधित है। चीन के अलावा अन्य देशों में निवेश को बढ़ावा देने से, चीन के भौगोलिक क्षेत्रफल को बढ़ावा देने से, चीन और उसके मित्र देशों में सहयोग को बढ़ावा देने से, या फिर कोविड का मुकाबला करने के लिए लाई गई चीन के नेतृत्व में नीति से? सही जवाब है इसका विकल्प ए, चीन के अलावा अन्य देशों में निवेश को बढ़ावा देने से। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। सेना के मामले में जापान एशिया में पहले स्थान पर है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी महाद्वीपों के निर्माण से संबंधित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन? इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी केवल एक और तीन। जापान का संविधान सेना की मनाही करता है। हाल ही में जापान ने रक्षा बजट को बढ़ाने की बात कही है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। जो सवाल मैंने पूछे हैं उसके जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।